इस दुनिया में चाहे जितनी भी भाषाएं हों, लेकिन सबसे ज़्यादा सुंदर और प्यारी भाषा संगीत होती है, जो सबकी समझ में आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और आज की इस खास बातचीत को लेकर आई हूं मैं प्रभा शर्मा। आज की इस खास बातचीत में हमारे साथ खास मेहमान हैं मृणालिनी अखौरी जी, जिन्हें झारखंड की स्वर कोकिला भी कहते हैं, गज़ल गायिका। तो सबसे पहले मृणालिनी मैम, आपका हमारे इस खास बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया और पूरे झारखंड वासियों को नमस्कार। तो मैं सबसे पहले दर्शकों को बता दूं, आज जो हम मृणालिनी मैम से मिलने आए हैं उनके घर, इसका एक और ख़ास वजह है कि मैम को जो है नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया जाना है। तो सबसे पहले समाचार प्लस की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई मैम। और कैसा फील कर रही हैं इसको लेकर? थैंक यू सो मच प्रभा जी। बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि एक कलाकार की जो सफलता होती है वो जब उसे सम्मानित किया जाता है, सम्मान मिलता है, तभी लगता है कि बरसों की मेहनत सफल हुई है। क्योंकि मैं लगभग बचपन से ही लगी हुई हूँ इस फील्ड में। 4-5 साल की उम्र से ही मैं गायकी के फील्ड में हूँ। तो झारखंड में तो आए हुए मुझे 22 साल हो गए, लेकिन इस फील्ड में काम करते हुए लगभग 30 ईयर्स हो चुके हैं। तो इतने सालों की मेहनत जो है वो आज रंग ला रही है और आप सभी की दुआएं हैं, पूरे झारखंड वासियों की और पूरे देशवासियों की, और साथ ही मेरे माता पिता का आशीर्वाद है जिसके बदौलत आज ये सफलता मिली है। कहते हैं कि जो जर्नी जाती है उसमें जो लोग हमारे साथ चलते सपोर्ट करते हैं उनका बहुत अहम किरदार होता है। तो आप अभी सिर्फ गा ही नहीं रही हैं, सिंगिंग फील्ड में नहीं बल्कि सिखाती भी, एज ए टीचर भी हैं। तो स्टूडेंट हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स, उनका क्या रिएक्शन था? सभी बहुत खुश हैं। और मेरा इंस्टीट्यूट है तरन्नुम संगीत संस्थान, जो कि लगभग 18 सालों से चल रहा है। तो सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं और जितने भी रिलेटिव्स हैं सभी के फ़ोन आ रहे हैं। जितने भी रिश्ते नाते परिचित लोग हैं जो बरसों से भूले हुए थे, उनका भी कॉल आ रहा है कि बहुत बहुत बधाई। तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और मुझे लगता है कि मेरे इस अवार्ड को लेके आने के बाद सभी बहुत ही हृदय से वेलकम करेंगे मेरा। एक और चीज़ है मैम, जो आपने कहा कि बहुत लोग जैसे कांटेक्ट में नहीं थे लेकिन अब वो आपको कॉल करके बधाई दे रहे हैं। तो जब आप चीज़ों की शुरुआत करते हैं, जब आपने सिंगिंग फील्ड में एंटर किया होगा, तब ऐसा नहीं लगा होगा कि इतनी मतलब आसानी से ऐसा हो जाए, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है। तो उस समय क्या फीलिंग थी और अभी आप जब इस मुकाम पर पहुँचे? हाँ, मैं कभी कभी फुर्सत में बैठ के सोचती हूँ कि ये मुकाम जहाँ से शुरुआत किया गया था, तो ऐसा उस वक्त कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं इस फील्ड में इस मंजिल तक पहुंच पाऊंगी। क्योंकि बहुत मुश्किल है, संगीत का जो सफ़र है वो बहुत मुश्किल है। वो देखने या सुनने से लगता है आसान है कि सिर्फ गाना गाना है, लेकिन एक एक सुर लोगों के रूह तक पहुंचाने में उम्र बीत जाती है। तो मैं इस बात को फील कर सकती हूँ कि लोगों के रूह तक पहुंचना कितना मुश्किल है। और अपने स्टूडेंट्स को भी मैं ये बात सिखाती हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है आजकल जो भी शोज़ आ रहे हैं, टीवी शोज़, उन्हें देखकर लगता है कि चलो 1 साल 2 साल सीखेंगे और चले जाएंगे इंडियन आइडल और सारे गमापा में, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा तपस्या है इस फील्ड में। तो मुझे लगता है कि मैंने वो तपस्या की है और जिसका हश्र आज मेरे सामने है। और वो आपकी आवाज़ में पता चलता है। मैम, मैं बिल्कुल एज अ फ़ैन ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि दिल तक जब आवाज़ जाती है तो वो असली गायक की पहचान होती है। तो एक छोटा सा, अगर, क्योंकि हम ऑब्वियसली यहाँ पर आए तो आपसे सुनना चाहेंगे, अगर आप गज़ल या कुछ भी हमें सुना सकें। जी जी, ज़रूर। बिना गज़ल के मेरी पहचान भी नहीं है, तो आज भी मैं एक 2 लाइन ज़रूर सुनाऊंगी आपको। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आ जाने
कि जिद ना करो, आज जानी कि जिद ना करो। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत। और आवाज़ ही ऐसा लग रहा है कि गज़ल के लिए बनी हुई है। लेकिन स्टार्टिंग में कैसे चुना, या फिर लोगों ने कहा कि नहीं गज़लों में जो आपकी आवाज़ है वो ज़्यादा अच्छी लगती है? मैंने बचपन से जगजीत सिंह साहब, गुलाम अली साहब, हरिहरन जी, इन सभी लोगों को सुना है। तो सुनते सुनते वो मेरे अंतरात्मा में इतना बस गए, क्योंकि मेरे बड़े भैया जो अभी सिनेमेटोग्राफर हैं, मुंबई में है, रुपेश कुमार उनका नाम है। तो वो सुनते थे गुलाम अली साहब को, जगजीत सिंह साहब को। तो वो सुनते थे, लेकिन हम लोग साथ साथ सुनते सुनते वो इंटरेस्ट उधर बढ़ता गया, झुकाव बढ़ता गया। क्योंकि जब लोग सिखाने के लिए हमारे गुरु आते थे, तो लाइट म्यूज़िक के अलग थे, क्लासिकल के अलग थे। तो लाइट म्यूज़िक में जब भजन वगैरह सिखाते थे तो उतना इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन गज़ल जब सिखाते थे तो उसको बहुत दिल से मैं गाती थी और सीखती थी। तो ऐसे धीरे धीरे रुझान बढ़ता गया, और फिर लोगों का प्रोत्साहन मिलता गया, क्योंकि लोग कहते थे कि आपकी आवाज़ ऐसा लगता है कि गज़ल के लिए ही बनी है, एक रूहानियत है आपकी आवाज़ में, एक खनक है। तो फिर ये प्रोत्साहन जब मिलने लगा, तो फिर जब खुद को तसल्ली है उस बात से, तो फिर तो औरों को भी तसल्ली होनी ही चाहिए। तो ऐसे करके मेरी आवाज़ जो है वो गज़ल को बिल्कुल मकबूल होती गई। तो हम कहते हैं जो चीज़ हमारे दिल के ज़्यादा करीब होती है वो हम उसके और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जी हाँ। एक और चीज़ है, बहुत अहम हिस्सा रखता है किसी भी कलाकार का, वो जो मंच होता है, जो हम लोग परफॉर्म करते हैं लोगों के सामने, तो उसमें कैसे इंटरव्यू, क्योंकि बहुत लोगों को गाने का शौक़ होता है और गाते हैं, लेकिन मंच पर जाना और हज़ारों लाखों के सामने गाना, क्योंकि आप अभी बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो गया, बट एज अ दर्शक भी मैं चाहूँगी कि वो लोग जानें कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है एक मंच का। एक्चुअली जब छोटी थी तब तो मुझे पता नहीं था कि कैसे कहाँ प्रस्तुति देनी है। मेरे फादर श्री अखौरी प्रमोद जी, वो मुझे उंगली पकड़ के लेके जाते थे छोटे छोटे कार्यक्रमों में, जो कि मेरे फादर इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, तो वहाँ इंजीनियर्स डे हुआ या इस तरह के शो, तो वो लेके जाते थे वहाँ पे। तो उस वक्त मैं सिर झुका के ऐसे बैठ जाती थी और फिर गाती थी, क्योंकि दर्शकों का सामना करना बहुत मुश्किल होता था। तो फिर धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्टिसिपेट करने लगी, मेरे फादर ही लेके जाते थे। तो ऐसे धीरे धीरे सारे कॉम्पिटिशन्स में फ़र्स्ट प्राइज़ मिलने लगे, तो हौसला अफजाई होती गई, और फिर धीरे धीरे ये नज़र जो है नीचे से ऊपर उठ गई, और लोगों से मैं सामना कर पाई। तो पहले होते थे कि 50 या 100 दर्शक होते थे, धीरे धीरे ये संख्या 500, 1000 और आज लाखों में है। तो ऐसे ऐसे प्रोत्साहन मिलता गया और हौसला बढ़ता गया। एक और चीज़, जैसे मैम आपने कहा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपके पापा थे, तो जनरली हम देखते हैं चाहे डांसिंग, सिंगिंग और फील्ड हो, तो एक घर में अगर कोई पहले से उस फील्ड में है तो एक माहौल बनता है और बच्चे बचपन से वैसा सीखते हैं। तो आपके साथ ये एक्सपीरियंस कैसा था, या फिर फैमिली में कुछ था कि अच्छा सिंगिंग में जाना, या फिर होता है ना कि अच्छा सिंगिंग तो कर रहे हो, उसके अलावा और क्या करना है, तो ऐसा भी कभी था? हाँ, मेरी जो रुचि थी वो स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा थी। स्कूल टाइम में मैं एनसीसी में कमांडर रह चुकी हूँ, और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एक्टिव रही हूँ स्कूल टाइम में। तो ऐसा लगता था कि अगर मैं म्यूज़िक के फील्ड में कुछ नहीं कर पाई, तो शायद स्पोर्ट्स में या एनसीसी में मैं आगे बढ़ पाऊँगी और कुछ कर पाऊँगी। और आज तक रुझान है ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो एनसीसी में जो अनुशासन मैंने सीखा, और जो बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर जो सीखा, वो आज तक काम आ रहा है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वही अनुशासन और एक कॉन्फिडेंस सिखाने की कोशिश करती हूँ। मुझे इस चीज़ से एक बात याद आई लता मंगेशकर जी की, जिन्होंने कहा था कि फ़ोटोग्राफ़ी उनका शौक़ है, लेकिन जो गाना है
उनकी तपस्या है। तो कुछ ऐसा ही मुझे लगता है यहाँ पर भी है, क्योंकि शौक एक अलग होता है, लेकिन जो चीज़ हम पैशन कहते हैं, करना चाहते हैं, वो उसे हम लाइफ टाइम आगे कर सकते हैं। अभी अपने स्टूडेंट्स की बात की तो उस पर आऊँगी मैम, कि अभी नेक्स्ट जो जनरेशन आप जिसको ट्रेन भी कर रही है, उनको किस तरीके से देखती हैं सिंगिंग के फील्ड में, खासतौर पर अगर आप जैसे गज़ल की बात करें, तो आगे अगर अभी जिस तरीके के गाने आ रहे हैं, तो गज़ल का आगे क्या फ्यूचर है? गज़ल का फ्यूचर तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं जहाँ तक देख रही हूँ, जगजीत सिंह साहब और ग़ुलाम अली साहब, भूपेंद्र मिताली जी, हरिहरन जी, इनके बाद कोई ऐसा नाम नहीं सूझ रहा है जो गज़ल के क्षेत्र में आगे आए और ऊपर तक जाए। तो क्योंकि ऑडियंस जो है वो कुछ ऐसे गीत सुनना चाहते हैं जिसमें वो थिरकना चाहते हैं, वो डांस करना चाहते हैं। तो गज़ल जो है वो रूह की चीज़ है, रूह की बात है। वो आप संजीदगी से बैठ के सुनेंगे तभी उसका आनंद आएगा। उसमें रूह जो है वो नृत्य करती है, शरीर नहीं नाचता है, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो वैसे ऑडियंस जो है अभी बहुत कम संख्या में है, बहुत ही कम संख्या में है। तो हम लोगों को जब कार्यक्रम भी कहीं करना होता है तो गज़ल तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे गज़ल की डिमांड होती है जो थोड़ा रिदम में है, थोड़ा वो उस पर झूम सकें। तो हम लोग समझते हैं इस बात को कि ऑडियंस जो है वो आती है समय निकाल के, तो वो चाहते हैं कि हम तन मन दोनों झूमे और हम घर जाके आराम से चैन की नींद सो पाएँ। लेकिन गज़ल तो गज़ल है, उसमें जो बात होती है वो संजीदगी, आप प्रेमिका से बात करना, ऊपर वाले को याद करना, इतनी गंभीरता है इसमें, इतनी गहराई है। तो उसमें उस गहराई तक जाने के लिए थोड़ी मुश्किल तो है, क्योंकि गज़ल बहुत ही संजीदगी की चीज़ है जो कि आम ऑडियंस को समझ में नहीं आती है। कई वर्ड्स, उर्दू के वर्ड्स होते हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं लगी हुई हूँ बरसों से, और अब भी लगी हुई हूँ और आजीवन लगी रहूँगी। और देखना बस यही है कि मेरी मेहनत और कहाँ तक मुझे ले जाती है। और ये मेहनत शायद आपके स्टूडेंट्स में भी दिखेगी कहीं ना कहीं, तो उनको किस तरीके से इस चीज़ के बारे में समझाना या ट्रेन करना होगा? हाँ, उन्हें मैं बताती हूँ कि मुश्किल तो है, लेकिन आप तपस्या करते रहें, सीखते रहें। क्लासिकल म्यूज़िक तो सीखना बेहद ज़रूरी है। आप चाहे जो भी गाना चाहें, गीत, गज़ल, भजन, भोजपुरी, नागपुरी या फ़िल्मी गीत, आप जो भी गाना चाहते हो उसके लिए आपको क्लासिकल म्यूज़िक की शिक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। तो वैसे में वो लोग समझते हैं मेरी बात को, लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक के बाद फिर वो फ़िल्मी सॉन्ग की तरफ ही आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गज़ल कितने मुश्किल से गाए जाने वाली चीज़ है। तो शायद वो आने वाले समय में जैसे हम जैसे बहुत तपस्या कर रहे हैं, शायद उन्हें ना करना पड़े, क्योंकि पहले जितने हम लोग मुश्किल से आगे बढ़े हैं, अब गवर्नमेंट बहुत तरह के ऐसे काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे कार्यशालाएं होती हैं जिससे कि उन्हें ट्रेनिंग मिलती है, और काफ़ी स्टेज भी ऐसे मिलते हैं, कॉम्पिटिशन्स भी मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मंच जो है वो सिखाता है। तो मैं तो उनके पीछे हूँ ही, बाकी सब जब फील्ड में उतरेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एक और चीज़ है मैम, जो आपने भी कहा कि समय बदल रहा है, समय के साथ लोगों की चॉइसेस बदल रही हैं, और जैसा कि स्टूडेंट जो खुद गाने में इंटरेस्टेड हैं, वो भी धीरे धीरे अब उनका रुझान जो है उस तरफ हो रहा है। तो एक जो हमने पुराना एक गाना आपसे सुना, अगर कुछ नया उस नए फ्लेवर के साथ आपकी आवाज़ में हम सुन पाए तो। कुछ दिनों पहले ही लता जी गुज़र गई, तो कई लोगों की डिमांड होती है मेरे हर एक कार्यक्रम में कि उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक गीत उनका सुनाइए। तो आज भी मैं ऐसे जो मेरे उपलब्धि है उस पर भी मैं उन्हें नमन करते हुए ये गीत सुनाना चाहूँगी। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद
रहे, हो नाम घूम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे, हो नाम गुम जाएगा। थैंक यू। तेरे माथे की शिकल पहले भी देखी थी, मगर ये गिरह अब मेरे दिल में पड़ी हो जैसे, ये गिरह अब मेरे दिल में पड़ी हो जैसे, तेरा मिलना भी जुदाई की घड़ी हो जैसे, तेरे माथे की शिकल पहले भी देखी थी, मगर ये गिरह अब मेरे दिल में पड़ी हो जैसे, ये गिरह अब मेरे दिल में पड़ी हो जैसे, तेरा मिलना भी जुदाई की घड़ी हो जैसे। तो एक और चीज़ है, जब हम मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, मुंबई या दिल्ली में जाना, तो वहाँ पर शायद चीज़ें और थोड़ी इजीली अवेलेबल होती हैं। वहाँ पर लोग जाके ऑडिशंस देते हैं या कुछ न्यूज़ एल्बम के लिए, सॉरी सॉन्ग एल्बम्स के लिए वहाँ पर ट्राई करते हैं। यहाँ पर थोड़ा टफ कंपटीशन हो जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी सीखना है जिनको, वो तो सीखना ही होगा। उसके बाद फिर आपको बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो तपस्या करके और अपने झारखंड में, अपने प्रदेश में, अपने मिट्टी में रह के जो उपलब्धि ले पाए, वो शायद अभी थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े शहर हैं वहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप फिल्मी गीतों की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो। नहीं तो बाकी अगर आप अपने फोक को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने प्रदेश में रह के भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिल्मी गीतों के लिए आप वही है कि एक सीमा आपने अपने लिए क्या तय की है। अगर आप स्टेज शोज़ तक ही सीमित रहना चाहते हैं तो फिर वो फिल्मी गीतों का वही है कि बहुत ज़्यादा भविष्य नहीं है। आप स्टेज शो ही कर सकते हैं, जितने भी ऑर्केस्ट्रा शो होते हैं उन तक आप पहुंच सकते हैं। आप बेहतर से बेहतर उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप दूसरों के ही गीत गाते हैं। तो हम लोग अधिकतर अपनी कंपोजिशन, क्योंकि आकाशवाणी में मैं अभी हाई ग्रेड में गज़ल गायिका हूँ और बरसों से हूँ, तो वहाँ है कि आपकी अपनी कंपोजिशन चाहिए। भजन गज़ल आप जो भी गा रहे हैं, तो वो हम लोगों की आदत हो गई है कि ख़ुद से कंपोज़ करना है और गाना है। तो अभी तक मैं कितने सॉन्ग ऐसे हैं जो गा चुकी हूँ। मेरी अपनी एल्बम यादें, जिसमें मेरी 8 गज़ल थी और लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद की गई, और आज तक आप मेरे कॉलर ट्यून के रूप में भी सुन सकते हैं मेरी गज़ल, और लोग काफ़ी सुनते हैं। जियो सावन पे, गाना.com पे मेरी गज़ल डाली हुई है। तो बस जो आपने सवाल किया कि स्टूडेंट्स के लिए क्या भविष्य है यहाँ पे,
तो मुझे लगता है कि उन्हें चुनाव खुद ही करना होगा कि आप प्योर क्लासिकल में जाना चाहते हैं या गीत गज़ल भजन में जाना चाहते हैं या फिल्मी गीतों में जाना चाहते हैं। एक्चुअली आपने खुद ही यहाँ पर अपनी कॉम्पोजिशन की बात कर दी, तो प्लीज़ 2 लाइन अगर हम सुन पाए। जी हाँ, ज़रूर। बहुत ही खूबसूरत गज़लें थीं। 8 गज़लें डॉक्टर पी.डी. खन्ना साहब उसके राइटर थे, तो मैं सुनाना चाहूँगी आपको। चले भी आओ के दिल को मेरे करार मिले, चले भी आओ के दिल को मेरे करार मिले, ख़िज़ां के दौर में भी मौसमी बहार मिले, चले भी आओ के दिल को मेरे करार मिले, ख़िज़ां के दौर में भी मौसमी बहार मिले, चले भी आओ के दिल को मेरे करार मिले। बहुत सुंदर। और कुछ तो पता नहीं, बट आपके गानों को सुनकर शायद दिल को करार ज़रूर मिल जाता है। जी, इतना सुंदर है। एक और चीज़ मैम आपने मेंशन की थी फोक गानों के बारे में। हम जैसे हरियाणवी गानों की बात करते हैं, भोजपुरी गाने होते हैं, या अलग अलग अपने स्टेट्स की एक पहचान है और वो काफ़ी आगे जा रही है, पंजाबी सॉन्ग्स खास करके। लेकिन अगर यहाँ के फोक सॉन्ग्स की बात करें हम, तो उसको किस तरीके से आप देखती हैं? नागपुरी सॉन्ग्स जो है वो बाकी लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे सिर्फ नागपुरी ही नहीं, खोटा है, हो है, ऐसे कई लैंग्वेज हैं जो आम लोगों की समझ में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ की जो रिदम है वो मुझे लगता है और काफ़ी दिल्ली वगैरह में कार्यक्रम होते हैं यहाँ के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, गोवा महोत्सव में या दिल्ली में प्रगति मैदान में कई कार्यक्रम ऐसे हुए हैं जो यहाँ की फोक की प्रस्तुति होती है। तो मुझे लगता है लोग वर्ड्स नहीं समझते होंगे, लेकिन यहाँ के का जो रिदम है तो अच्छे अच्छे लोग उस पर नृत्य करने लग जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। पंजाबी सॉन्ग जो है, पंजाबी सॉन्ग में वेस्टर्न का समावेश है, लेकिन हमारा जो फोक है उसमें वेस्टर्न का समावेश नहीं है। वो बिल्कुल प्योर जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ का जो इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है यहाँ के लोगों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा, उस पर गाया बजाया जाता है। इसलिए आकर्षण थोड़ा सा लोगों का कम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोरगुल नहीं है उसमें। लेकिन वो यहाँ का जो फोक है, यहाँ की जो मिट्टी है, उसके साथ जुड़ी हुई है। आज से नहीं, बरसों से लोग हर एक पर्व त्योहार में अपने फोक को गाते हैं और एंजॉय करते हैं। और शुरुआत ही होती है किसी भी पर्व की यहाँ के फोक गीतों के साथ। तो कह सकते हैं कि यहाँ के फोक जो सॉन्ग्स हैं उनकी अपनी एक खुशबू है। हाँ, वो लोगों के चॉइस पर निर्भर करती है। बिल्कुल। आखिर में मैं आपसे मैम यही पूछूँगी, क्योंकि आपका 10 से 15 साल इतना आपने इस सिंगिंग के करियर में अपना लगाया है और अब आप इस मुकाम पर पहुंच गई हैं कि जो मृणालिनी अखौरी का नाम है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, और अब आपको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल रहा है नेल्सन मंडेला के द्वारा। तो अब आपको क्या लगता है, अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है? मुझे लगता है कि अगर झारखंड सरकार की तरफ से पद्मश्री के लिए अगर मेरा नाम भेजा जाए तो मुझे ये उम्मीद रहेगी झारखंड से कि ये उपलब्धि में मुझे हासिल हो, क्योंकि मैंने बहुत तपस्या की है और झारखंड के लिए बहुत ही मेहनत किया है मैंने यहाँ के का नाम रोशन करने के लिए। पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरी प्रस्तुति होती रही है और लोग जानते हैं कि झारखंड में एक मृणालिनी अखौरी हैं जो गज़ल बहुत ही अच्छा गाती हैं। तो ये जगह मैंने बहुत ही मशक्क़त से बनाई है। तो अगर अपने घर में भी थोड़ी सी इज़्ज़त मिले, थोड़ी सी जगह मिले,
तो मुझे दिली खुशी होगी। जी बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि अभी तो बस ये अवार्ड्स का सिलसिला शुरू हुआ, या आगे भी चलता रहे। और मैं एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं कि झारखंड राज्य से पहली होंगी मृणालिनी मैम जिन्हें ये अवार्ड मिल रहा है नोबेल पीस प्राइज़ का, नेल्सन मंडेला का। और एक बार फिर से मैम, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको इसकी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और हमारे साथ इस खास बातचीत में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही पूरे झारखंड वासियों का, पूरे देशवासियों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो ये हमारे साथ इस खास बातचीत में हमारे साथ ही श्री मृणालिनी खौरी जी, जहाँ पर हमने उनसे बातचीत की इस खास मौके पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इस बातचीत को सुनकर काफ़ी कुछ अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होंगी। मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।